अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं, उससे फिर मैं आइस 12 पे आता हूं। एक्सपेंसेस और इनकम्स की वो आइटम्स जिन पे अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है, तो उससे होगा क्या कि आइटम्स किसी और पीरियड में आ रही होंगी और उनका टैक्स किसी और पीरियड में चला जाएगा। वो जो मिसमैच हो जाएगा उसको मैच कराने के लिए डेफर्ड टैक्स होता है। और कैलकुलेशन कैसे की? एक्सपेंस और इनकम्स कि वो फॉर द ईयर फिगर जो हमने रिकॉर्ड की है और वो फॉर द वही ईयर, वही वाला ईयर जो टैक्स वालों ने ट्रीट की है, इन में डिफरेंस फॉर द ईयर, उस पे रेट, और आंसर आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। इनकम भी कह सकते हैं इसको, ये अदर इनकम में नहीं चला जाएगा, रहेगा टैक्स की लाइन में। लेकिन अगर नेगेटिव फिगर आ रही होगी तो उसको टैक्स इनकम कहेंगे, पॉजिटिव फिगर आ रही होगी तो टैक्स एक्सपेंस कहेंगे। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स फॉर द ईयर, अकाउंटिंग फिगर टैक्स फिगर का डिफरेंस फॉर द ईयर, और उस पर रेट लग के आंसर, तो वो है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या इनकम फॉर द ईयर। इस फिगर तक पहुंचने के लिए जो आईएएस का रास्ता है वो ये नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ शहरों के अंदर से सड़कें होती हैं और कुछ बाईपास होता है, तो ये शहरों के अंदर की सड़कें हैं। आईएएस 12 का रास्ता बाईपास का है, पहुंचा वहीं देगा। आल्दो के वहां से गुजरते हुए नहीं पता चल रहा होगा हम कहां से जा रहे हैं, लेकिन पहुंचा वहीं देगा जहां ये सड़कों के बीच के रास्तों ने पहुंचाना था। तो आईएएस 12 की अप्रोच ये नहीं है, लेकिन उस अप्रोच का एंड रिजल्ट वही है जो यहां आना था। अब वो अप्रोच क्या है? अभी जो एग्जांपल 2 मैंने की थी उसमें ईयर 1 अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन थी 15,000 और टैक्स डेप्रिसिएशन थी शायद 21। हाँ, ईयर 2 15,000 और 17,000, और ईयर 3 15,000 और 7,000। डिफरेंस कितना? 6,000 का था, इस पे रेट लगाया था तो 1500 बन गया था। फिर यहां डिफरेंस 2,000 का था, इस पे रेट लगाया था तो 500 बन गया था। और इसको रेट लगा के हमने प्लस या माइनस लिखा था, वो बात की बात है। ये अमाउंट थी डेफर्ड टैक्स की, और इस पे डिफरेंस 8,000 का था और इस पे रेट लग के 2,000 आया था। प्लस माइनस नहीं लिखा मैंने भी। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 अकाउंटिंग के मुताबिक, फॉर ईयर 2 टैक्स के मुताबिक, इनका डिफरेंस फॉर द ईयर, रेट लग के डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। कॉस्ट थी 45, ईयर 1 एंड होने के बाद, अच्छा डेफर्ड टैक्स जो है ना वो करंट टैक्स के बाद कैलकुलेट होता है।
पहले करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका, तो करंट टैक्स जब कैलकुलेट कर लिया, अकाउंटिंग के मुताबिक ये मशीन कितनी बुक वैल्यू रह गई? 30। जबकि टैक्स की फिगर देखें तो 24,000। फिर अगले साल 15 रह गई, और टैक्स की फिगर देखें तो 7 रह गई, और फिर अगले साल 0 होगी। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 6,000 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? इन दोनों में 8,000 का। ये जो 15,000 और 7,000 लिखा हुआ है, ये फॉर द ईयर फिगर है या एज एट फिगर है? एज एट। और ये क्या है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है। ईयर वन में डेप्रिसिएशन में कितना फर्क था? 6,000। ईयर 2 में डेप्रिसिएशन में कितना फर्क था? ईयर 2 तक वो फर्क कितना हो गया? 8,000। 6 और 2 8, तो ये 8 इनके कंपैरिजन से क्यों 8 निकल आया? ये 6 और 2 भी 8 है, क्योंकि वही डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होकर इसमें से लेस हुई है, तो वो डिफरेंस भी एक्यूमुलेट हो गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस फॉर द ईयर, उस पे अगर रेट लगा दें तो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। लेकिन ये 15,000 क्या है? अकाउंटिंग के मुताबिक निकली हुई क्लोजिंग बैलेंस की फिगर, टैक्स के मुताबिक निकले हुए क्लोजिंग बैलेंस की फिगर, एक्यूमुलेटेड डिफरेंस इन क्लोजिंग बैलेंसेस में फॉर द ईयर डिफरेंस या डिफरेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस। तो जब इस पे रेट लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर आएगा, नहीं वो भी क्लोजिंग निकलेगा। इस 8,000 पे 25% लगाएं, 2,000 बनेगा। इस 6,000 पे 25% लगाएं, 1,500 बनेगा। मैं इस वक्त ईयर 2 पे फोकस करता हूं। पिछली क्लास में जो सिखाया था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अकाउंटिंग के मुताबिक, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टैक्स के मुताबिक, इनका डिफरेंस लें, डिफरेंस फॉर द ईयर, उस पे रेट लगाएं तो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। इस 500 को निकालने का दूसरा तरीका, ईयर 1 तक इतना डिफरेंस आ चुका था, उस डिफरेंस पे इतना टैक्स पड़ जाना चाहिए था। ईयर 2 तक इतना डिफरेंस हो चुका था और उस डिफरेंस पे इतना टैक्स हो चुका होना चाहिए था। ईयर 1 तक का क्लोजिंग, ईयर 2 तक का क्लोजिंग, अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो फॉर द ईयर आ जाएगा ना। ये IAS 12 की अप्रोच है। IAS 12 इन डिफरेंसेस को क्यूम्युलेटिव बेसिस पे कैलकुलेट करेगा। अभी पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या था? हम फॉर द ईयर डिफरेंस ले रहे थे। IAS 12 की अप्रोच क्या है कि वो क्यूम्युलेटिव डिफरेंस लेगा। उस क्यूम्युलेटिव डिफरेंस लेने के बाद जो रेट लगाएगा तो वो आंसर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकलेगा, वो भी एज एट क्यूमुलेटिव क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो अगर किसी साल के शुरू का डेफर्ड टैक्स का बैलेंस और एंड का डेफर्ड टैक्स का बैलेंस पता हो तो जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर होगा ना। ये IAS 12 की अप्रोच है। ईयर 2 गुजर चुका, इस मशीन की इस फिगर को क्या बोलेंगे कि ये मशीन की क्या है? कैरिंग अमाउंट। ये कैरिंग अमाउंट है। और ये जो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की गई है, या अगर इसको कल हम 16,000 का बेच देते
तो प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकालते? 16,000 में से 15 माइनस करते हैं ना, यानी ये वो बुक वैल्यू है जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकली हुई है। ताकि प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना हो तो सेल प्राइस में से इसको माइनस करें, इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब मैं आईएस 12 पे आ गया हूं वापस। पहले मैं डेफर्ड टैक्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था, अब मैं उसी कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए आईएस 12 का रास्ता बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली 500 निकाल रहे थे, आईएस 12 अप्रोच में 1500 अलग निकालेंगे, 2000 अलग निकालेंगे और उनका डिफरेंस कहेंगे कि डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। ये अप्रोच है आईएस 12 की। ये फिगर क्या है इस मशीन की? एज एट वो फिगर जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकली हुई है। और कल को अगर एसेट बेचें तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्स पर्पसेस की बात करें तो वो डेप्रिसिएशन जो टैक्स के मुताबिक बनती थी, ये वो है जो लेस की हुई है। और अगर कल को ये एसेट बिकता है तो टैक्स वालों के मुताबिक गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा? इस फिगर को टैक्स बेस कहते हैं। और मैं चूंकि इस वक्त क्यूम्युलेटिव यानी क्लोजिंग फिगर्स पे चला गया, तो पहले जो बातें मैं एक्सपेंसेस इनकम्स की कर रहा था, तो एक्सपेंसेस इनकम्स का तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, उन एक्सपेंसेस इनकम्स का दूसरा सिरा बैलेंस शीट में जाके गिर रहा होता है। तो आईएस 12 की डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन की जो अप्रोच है उसमें एक्सपेंसेस इनकम्स की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस वाली अप्रोच है ना, तो ये तो एसेट्स लायबिलिटीज की होती है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वो फिगर्स जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकली हुई हैं उनको कैरिंग अमाउंट कहते हैं। और अगर उन्हीं एसेट्स लायबिलिटीज की टैक्स पर्पसेस के लिए वैल्यू निकाली जाती, उसको टैक्स बेस कहते हैं। अच्छा, टैक्स पर्पसेस के लिए वैल्यू इसलिए निकालनी है क्योंकि टैक्स वालों के लिए एक बैलेंस शीट बना के देनी है हमने। टैक्स वालों को P&L तो चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट पे रेट लगाना है, टैक्स वालों को बैलेंस शीट नहीं चाहिए। तो ये 7,000 क्यों निकाला है? 7,000 क्यों निकाला? इसके अलावा और क्या रीजन है? अगर बेचते तो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल इससे निकलता, इससे ना निकलता। तो हमें फॉर टैक्स पर्पसेस भी एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यूज चाहिए होती हैं, डेफर्ड टैक्स के लिए भी, करंट टैक्स के लिए भी। क्योंकि करंट टैक्स में इस्तेमाल होना था गेन ऑन डिस्पोजल, तो उसके लिए 7,000 इस्तेमाल होना था, 15 नहीं होना था। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वो फिगर्स जो टैक्स पर्पसेस के लिए निकाली गई हैं टैक्स रूल्स के मुताबिक, उनको टैक्स बेस बोलते हैं। डेफर्ड टैक्स की कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर पे अकाउंटिंग की फिगर, टैक्स की फिगर का डिफरेंस फॉर द ईयर, उस डिफरेंस पे लगा रेट, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। आईएस 12 की अप्रोच एसेट्स और लायबिलिटीज की, एक्सपेंसेस इनकम्स की नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज की क्लोजिंग फिगर्स यानी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, ये चूंकि फॉर द ईयर फिगर्स हैं, फॉर द ईयर फिगर्स है नहीं, ये क्लोजिंग एज एट फिगर्स हैं। तो जब ये फिगर्स क्लोजिंग है, एज एट है, तो उनका डिफरेंस भी क्लोजिंग है, एज एट है। और उस पर जब रेट लग के आंसर आएगा तो वो भी डेफर्ड टैक्स नामी एक एसेट या लायबिलिटी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। और आईएस 12 की अप्रोच ये है कि हर साल के एंड पे कैलकुलेशन होती है इसी अप्रोच से, एसेट्स और लायबिलिटीज। मैंने ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बताई थी, इसमें क्या लिस्ट डाउन किया हुआ था? एक्सपेंसेस और इनकम्स फॉर द ईयर अकाउंटिंग फिगर, टैक्स फिगर फॉर द ईयर का डिफरेंस फॉर द ईयर, रेट लग के आंसर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। आईएस 12 की अप्रोच है थोड़ी लेंथी, लेकिन वो क्या है कि एक्सपेंसेस इनकम्स की बजाय इनसे रिलेटेड जो एसेट्स हैं, जैसे इससे रिलेटेड क्या एसेट है? पीपी, डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस टाइप कुछ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
पीपी। तो जो भी एक्सपेंस इनकम है उसका कहीं ना कहीं दूसरा इफेक्ट किसी एसेट लायबिलिटी में ही आता होगा। तो IAS 12 की अप्रोच यह है कि एक्सपेंसेस इनकम्स की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन किया जाता है और उनकी अकाउंटिंग के मुताबिक फिगर्स यानी कैरिंग अमाउंट, टैक्स के मुताबिक फिगर्स यानी टैक्स बेस, चूंकि ये फिगर्स क्लोजिंग फिगर्स होती हैं तो उनका डिफरेंस भी क्लोजिंग निकलता है और उस डिफरेंस के ऊपर जब रेट लगाया जाता है तो वो भी डेफर्ड टैक्स नामी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। हो सकता है वो एक लायबिलिटी निकले, हो सकता है एक एसेट निकले। और यही अमल चूंकि अगले साल भी होना है, और इन क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये डिफरेंस वही होगा जो इस अप्रोच का आंसर निकलना था। लेकिन ये अप्रोच अधूरी है, ये अप्रोच कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस अप्रोच में प्रॉपरली एस्टिमेट्स चेंज कंसिडर नहीं हो पाते, टैक्स रेट चेंज कंसिडर नहीं हो पाता, लॉसेस अकाउंट फॉर नहीं हो पाते। तो इसलिए ये अधूरी अप्रोच है, ये पूरी अप्रोच है, इसमें कमियां रह जाती हैं। अगर इस तरीके से चलेंगे जैसे मैंने आपको समझाते हुए लॉस नहीं लिखा यहां पर, तो अगर इस अप्रोच से चलेंगे तो डेफर्ड टैक्स में कमी रह जाती है। तो इसलिए समझाने के लिए तो यही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है कि एक्सपेंस इनकम किसी और पीरियड में है, उनका टैक्स किसी और पीरियड में है, तो उनको मैच कराना है, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इस अप्रोच की कैलकुलेशन में फ्लॉस की वजह से अप्रोच ये है और एंड रिजल्ट सेम आएगा। क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक साल की कैलकुलेशन है ना। हो सकता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो 4-5 साल तक फैलना है, 15 साल तक फैलना है, कभी टैक्स रेट कुछ और होता था, कभी कुछ और होता था। तो वो जो फॉर द ईयर फर्क आ रहे होंगे वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं आ रहे होंगे, वो टैक्स रेट चेंज की वजह से भी आ रहे होंगे। वो यहां कवर नहीं होगा, वो यहां कवर होगा, क्योंकि यहां तो बस फॉर द ईयर चीजें है ना, तो यहां मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल अप्रोच हो जाएगी, ये कंप्लीट अप्रोच है। अब इसमें एक टर्म आ गई टैक्स बेस। टैक्स बेस की डेफिनेशन तो यही है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज की अमाउंट जो फॉर टैक्स पर्पसेस डिटरमिन की जा रही है, डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए भी, और दूसरा मैंने 7,000 की क्या वजह बताई थी, अगर बेचेंगे तो गेन ऑन डिस्पोजल निकालना है। तो फॉर टैक्स पर्पसेस एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो टैक्स बेस है, ये है डेफिनेशन। इसको फाइंड कैसे करना है? जैसे कैरिंग अमाउंट होती है, कैरिंग अमाउंट क्या होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज की वो फिगर्स जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक है। कैलकुलेट कैसे करनी है? हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड है। ये जो सामने मैंने बात की है ये तो पीपीआई 16 है, और भी स्टैंडर्ड्स हैं, यानी हर डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, और वो सब रूल्स ये सिखा रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट कैसे निकालनी है। अगर सिर्फ ये कह देना कि कैरिंग अमाउंट वो होती है जो एसेट्स और लायबिलिटीज की ईयर एंड की फिगर है, तो ये कहने से मसले हल नहीं हो गए। वो निकालनी कैसे है, इसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसी तरीके से टैक्स बेस है क्या? एसेट्स और लायबिलिटीज की वो फिगर जो फॉर टैक्स पर्पसेस है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करनी है, इसके लिए IAS 12 ने 4 फार्मूले दिए हुए हैं। 2 एसेट्स के लिए हैं और 2 लायबिलिटीज के लिए हैं। और ये जो फार्मूले हैं ना, ये कुछ अजीब से होंगे। उसके अजीब होने की रीजन क्या है? जैसे ये जो हाईवेज होती है, मोटरवे, इनमें कई मोड़ बड़े अजीब अजीब से होते हैं, जो समझ नहीं आ रही होती कि मोड़ क्यों बने हैं। वो इसलिए बने हैं क्योंकि जहां पहुंचाना है वहां के लिए जरूरी होगा ये टर्न लेना।
अब उस टर्न लेने की लॉजिक क्या है पता नहीं, बस इसलिए डिजाइन किया गया था कि हम पहुंच वहां जाएं जहां शहरों के अंदर अंदर से निकल के पहुंचना था। तो चूंकि इस सारी अप्रोच का एंड पर्पस ये 500 रुपए निकालना है, ये 2000 रुपए निकालना है, तो इसलिए टैक्स बेस को कैसे कैलकुलेट करना है, ये इस तरह फार्मूले बनाए गए हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे जो आंसर यहां है उस पे रेट लग के जो आंसर यहां है उसका डिफरेंस लेके 500 आ जाए। नहीं, एंड रिजल्ट 500 है, लाना मकसद ये था और ये कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन इस 7000 को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए जो तरीका सिखाया है ना, वो तरीका बनाते हुए जो जहन में ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कुछ ऐसा फार्मूला बनाएं जिसका आंसर ये आ जाए। तो इसलिए बहुत अजीब तरीके से घुमा फिरा के अजीब अजीब टर्न लेके टैक्स बेस निकालने के फार्मूले बनाए गए हैं। वो है 4। नोट्स में आइए, और इसके तीसरे पेज के मिड में आए, पेज नंबर 3 का मिड, इंपॉर्टेंट टर्म्स में नंबर 4 क्या है जी? टैक्स बेस। टैक्स बेस की डेफिनेशन ये है जो यहां लिखी हुई है कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज की वो अमाउंट है जो फॉर टैक्स पर्पसेस निकाली गई है। लेकिन ये निकालनी कैसे है, इसके लिए एसेट्स के लिए 2 फार्मूले हैं और उससे अगले पेज पे लायबिलिटीज के लिए 2 फार्मूले हैं। पहले एसेट्स की बात करते हैं। कुछ एसेट्स के अलावा बिजनेस के तकरीबन सारे के सारे एसेट्स वो होते हैं जो मिल के प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट, अब वो सारे के सारे ही प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उन सब की नियत मकसद प्लांट को सपोर्ट करना है। अच्छा, इसी तरह 2236 का जिक्र कर ही दिया है, तो कारपोरेट एसेट्स, इन कारपोरेट एसेट्स को हम सीजीयूज में एलोकेट करते थे, क्योंकि हेड ऑफिस होगा तो फैक्ट्रीज मैनेज होंगी ना, तो उसका पर्पस भी क्या है? फैक्ट्रीज को, बिजनेस को मैनेज करना। तो बिजनेस के तकरीबन सारे एसेट्स, नॉट ऑल एसेट्स, तकरीबन सारे एसेट्स प्रॉफिट कमाने में लगे होते हैं और वो प्रॉफिट, उस पर टैक्स पड़ता है। तो बिजनेस के वो एसेट्स जिनमें मेजॉरिटी आ जाएंगे, जिनकी मेहनत की कमाई प्रॉफिट और वो टैक्सेबल है। बिजनेस के वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल है, बिजनेस के वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल है, वो लेफ्ट वाले हिस्से में लिखे हुए हैं। टैक्स बेस एक्सप्लेन्ड में मैंने पहले एसेट्स की बात की है, तो लेफ्ट साइड पे वो एसेट्स लिखे हैं जो मिलके जो कमाई कर रहे हैं, उनकी मेहनत की जो कमाई है वो टैक्सेबल है, ये लेफ्ट पोर्शन है। और वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल नहीं है, वो राइट पोर्शन है। मिसाल के तौर पे हमारी फैक्ट्री किसी ऐसे एरिया में है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है। मिसाल के तौर पे, खैर ये तो कई सालों से, दिहाइयों से काम चल रहा है, लेकिन शायद अब इसमें ज्यादा तरक्की के चांसेस हों। बलूचिस्तान, सीपैक की वजह से अब गवर्नमेंट अगर बलूचिस्तान को डेवलप करने के लिए बिजनेसेस को कहे कि आप वहां पर बिजनेस करें आके, अब इलाका खतरनाक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है कहे कि जो यहां फैक्ट्री लगाएगा वहां से वो जो कमाएगा टैक्स एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री जोन्स होते हैं। तो बिजनेस के वो एसेट्स जो बलूचिस्तान की फैक्ट्री में होंगे, उनकी मेहनत की कमाई पे टैक्स लग रहा होगा? नहीं, वो राइट साइड पे है। तो वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई पे टैक्स लगता है वो लेफ्ट, और वो एसेट जिनकी मेहनत की कमाई पे टैक्स नहीं लगता वो राइट। जो राइट है, यानी जिनकी मेहनत की कमाई पे टैक्स नहीं लगता, उनकी टैक्स बेस उतनी ही है जितनी उनकी कैरिंग अमाउंट है। लेकिन वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई पे टैक्स लगता है, उनकी टैक्स बेस वो अमाउंट है
जो कल को एज अ टैक्स डिडक्शन मिलनी है। इससे क्या मुराद है? 45,000 एसेट की कॉस्ट। जो एसेट होता है ना, बहुत सारे वो खर्चे होते हैं, मेजॉरिटी एसेट्स खर्चे होते हैं। कुछ हैं जो बगैर खर्चे के एसेट है, लेकिन मेजॉरिटी एसेट्स खर्चा हैं, हमने कुछ खर्च किया होता है। तो जो खर्चा किया है, खर्चा वो कभी ना कभी तो एक्सपेंस बनना होता है। इस 45,000 ने ओवर 3 इयर्स एक्सपेंस तो बन ही जाना था, और जब एक्सपेंस बन जाना था तो टैक्स वालों ने उसकी डिडक्शन भी अलाउ कर देनी थी। अच्छा, टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ कर देंगे किस पर्पस के लिए? करंट टैक्स निकालते हुए। टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं ताकि करंट टैक्स निकल सके। ईयर 1 गुजर गया, इस 45,000 में से टैक्स वाले कितनी डिडक्शन ईयर 1 में के करंट टैक्स में अलाउ कर चुके? 21,000। बाकी कितना है जो ईयर 2, 3, 4, 5, 6 में अलाउ करनी है? ये टैक्स बेस है। वो अमाउंट जो अभी फॉर टैक्स पर्पजेज अगले ईयर्स में, अगले साल नहीं, अगले सारे ईयर्स में जो अभी टैक्स डिडक्शन बन जानी है, वो इस एसेट की टैक्स बेस है। ईयर 1 के एंड पे टैक्स बेस कितनी हुई? और मैंने जुमला बोला था, दोहरा रहा हूं, पहले करंट टैक्स, उसके बाद डेफर्ड टैक्स। तो ईयर 1 का करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका। जब हो चुका तो 21,000 की डिडक्शन मिल चुकी। अब बाकी कितना है जो और अगले ईयर्स में डिडक्ट होगा? 24,000। ये टैक्स बेस है। तो एसेट जिसकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल है, उनकी टैक्स बेस वो अमाउंट है जो कल को टैक्स पर्पसेस के लिए डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ये तो चलो डेप्रिशिएबल एसेट था, इसकी तो समझ आती है। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएबल नहीं है, जैसे इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री पे आ जाते हैं। अगर हमने इन्वेंट्री खरीदी 200, साल के एंड पे ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्यों क्लोजिंग स्टॉक है? क्यों क्लोजिंग स्टॉक है? क्योंकि बिकी नहीं है। जब बिक जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगी, और जब बिक जाएगी तो टैक्स वाले इसकी डिडक्शन अलाउ कर देंगे। अभी हम ईयर एंड पे खड़े हैं और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। टैक्स वालों ने इसकी डिडक्शन अलाउ कर दी? नहीं। कल को कितनी अलाउ करेंगे? तो ये उसकी टैक्स बेस है। 2020 के एंड पे खड़े हैं और हमने प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस बन चुका, पे नहीं किया, या पे कर दिया एक्सपेंस नहीं बना? प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दिया, एक्सपेंस नहीं बना। हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है कैरिंग अमाउंट कितनी? 7,000 पे हो चुका है। अगर टैक्स वाले इस इंश्योरेंस एक्सपेंस को कैश बेसिस पे डिडक्शन अलाउ करते हैं, तो वो अलाउ कर चुके या 2021 में करेंगे? तो 2021 में कितना करेंगे? हाँ, तो उसकी टैक्स बेस 0। प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000 खर्चा हो चुका, एक्सपेंस नहीं बना। अगर टैक्स वाले इस रिलेटेड एक्सपेंस को कैश बेसिस पे अलाउ करते हैं, तो वो 2020 में अलाउ कर चुके, फ्यूचर में कितना करेंगे? 0। तो इसका मतलब इसकी टैक्स बेस 0। लेकिन अगर टैक्स वाले इस खर्चे को अलाउ करते हैं एक्रूअल बेसिस पे, तो वो इस साल अलाउ कर चुके, 7,000 को अलाउ कर चुके, नहीं किया, अगले साल कितना करेंगे? तो ये टैक्स बेस। तो टैक्स बेस वो अमाउंट है जो इस एसेट से रिलेटेड कल कब? जब ये एसेट नहीं रहेगा। कल को जब ये एसेट नहीं रहेगा, यानी एसेट्स हमें रियलाइज हो जाएंगे, तो टैक्स वाले इनके अगेंस्ट क्या डिडक्शन अलाउ करेंगे, ये इनकी टैक्स बेस है। ये क्यों बना है, क्यों है ये टैक्स बेस? इस क्यों का जवाब ये कि हमने टैक्स बेस, हमने IAS 12 में टैक्स बेस कुछ इस तरह से डिजाइन करनी थी कि उसका आंसर निकलते 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 एंड रिजल्ट ही आ जाए। क्या आ जाए? जो कॉन्सेप्चुअली बनता है, जो कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर बनता है ना, वो आंसर लाने के लिए ये सारी डिजाइनिंग की गई है।
तो टैक्स बेस का फॉर्मूला, अगर एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल नहीं है उनकी टैक्स बेस है कैरिंग अमाउंट। क्यों? जब उन पे टैक्स ही नहीं है तो उनसे रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस पे डेफर्ड टैक्स बना करेगा, क्योंकि इन पे टैक्स पड़ता ही नहीं है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स तब नहीं बनेगा जब इन दोनों का डिफरेंस जीरो आएगा। तो जीरो कब आएगा? जब उतना ही होगा। तो एंड रिजल्ट सामने रख के फिर IAS 12 ने ये फार्मूले बनाए। तो टैक्स बेस के जो भी फार्मूले हैं वो ये जहन में रख के बनाए गए कि एंड रिजल्ट क्या चाहिए। तो जो एंड रिजल्ट चाहिए उसके मुताबिक इनको डिजाइन कर दिया गया। तो वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल नहीं है उनकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट बराबर, यानी पहले कैरिंग अमाउंट निकालें, जो आंसर आए वो टैक्स बेस है। चाहे वो हमें उस एसेट का की डेफिनेशन अलाउ करे टैक्स नहीं, जब टैक्सेबल ही नहीं है तो अलाउ क्यों कर रहे हैं? कोई यूनिट होगा ना पूरा बिजनेस का, अब उसकी स्पेसिफिक रीजन की नहीं चले, ठीक है, टैक्सेबल नहीं है बात नहीं, लेकिन वैसे तो बिजनेस के पहले से खरीदा है ना, फिर ऑप्शन खाली यहां पे लाए स्पेशल इस्तेमाल करेंगे। देखें, अगर कोई ये तो हर टैक्स की बहस शुरू हो जाएगी कि जिस फैक्ट्री जो टैक्स फ्री जोन में है उसके एसेट्स की डेप्रिसिएशन क्या हम बिजनेस की बाकी इनकम में क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये तो लॉ ही बताएगा। हाँ जी, अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम समझेंगे कि जी वो जो बेनिफिट्स है ना वो इनकी वजह से भी है, तभी तो उनके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं हम। तो अगर क्लेम कर सकते हैं तो फिर टैक्सेबल है, और जब टैक्सेबल है तो कैरिंग टैक्स बेस वही है जो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स निकलती है, यानी फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर नहीं है। तो वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल नहीं है उनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है, और वो एसेट्स जिनकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल है उनकी टैक्स बेस है वो अमाउंट जो कल को डिडक्शन मिलेगी। अच्छा, इसके लिए ना एक टेबल है, समझाने का टाइम नहीं है, आप इसको जो आसान है वो समझा दूंगा, जो आसान नहीं है वो बस ऐसे ही याद रख लें। ये टेबल सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि एग्जाम क्वेश्चन में काम आए, एग्जाम क्वेश्चन में काम आ जाए, सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है। याद कर लेंगे तो अच्छा है। ये IAS से नहीं निकाला हुआ, ये मैंने बहुत सारे IAS को निचोड़ के बनाया हुआ है। परफेक्टली कंप्लीट नहीं है लेकिन रीजनेबली कंप्लीट है। पेज नंबर 4 के एंड पे आइए, पेज नंबर 4 के एंड पे, पेज नंबर 4 के एंड से शुरू हो रहा है, 5 भी है और हाँ 5 पे ये एक टेबल बनाया हुआ है। मैंने किया क्या हुआ है कि मुख्तलिफ एसेट्स की मिसालें और मुख्तलिफ लायबिलिटीज की मिसालें लिखी हैं और आगे उनकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बताइए कि कैरिंग अमाउंट क्या होगी और टैक्स बेस क्या होगी। जो आसान है वो बता देता हूं, बाकी जो नहीं है वो टाइम नहीं है। जैसे सबसे पहले देखें, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल लैंड है तो कैरिंग अमाउंट तो उसकी एज पर I-16 होगी, अगर कॉस्ट मॉडल पे तो कॉस्ट आ रही होगी, रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो रिवैल्यूड अमाउंट आ रही होगी। टैक्स बेस इसकी कॉस्ट होगी, अज्यूमिंग के रिवैल्यूएशन टैक्स वाले एडजस्ट नहीं करते, जो कि पाकिस्तान में नहीं करते, कुछ मुल्कों में करते होंगे, पाकिस्तान में नहीं करते, तो इसलिए टैक्स पर्पसेस के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी? कॉस्ट, तो इसकी टैक्स बेस कॉस्ट। बाकी जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं वो मैं ये समझा चुका। टैक्स बेस कैसे निकालें? टैक्स पर्पसेस वाली डेप्शन माइनस कर लें। लेकिन जो मैंने भी पिछली क्लास में बात की थी कि यहां पर जो फिगर है वो जरूरी है कि दोनों सेम हो? नहीं, हो सकता है कुछ इन्होंने कैपिटलाइज ऐसा किया हो जो इन्होंने ना किया हो सकता है वो जो डिस्मेंटलिंग है वो इसमें एडेड है, उसमें तो नहीं होगी। तो जो टैक्स पर्पसेस के लिए कॉस्ट है ना, उसमें से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो टैक्स बेस है। इसको टैक्स WDV भी कह सकते हैं। ये डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए लिखा हुआ कि टैक्स पर्पसेस के लिए जो कॉस्ट है माइनस जो टैक्स पर्पसेस की डेप्शन है। अगली मिसाल, राइट ऑफ यूज एसेट। हमारे पास तो IFRS 16 में जो राइट ऑफ यूज एसेट होता है उसको डेप्रिशिएट करते करते IAS 16 के मुताबिक तो कैरिंग अमाउंट निकल आई, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए उसकी डेप्शन अलाउ होनी है?
नहीं, तो कुछ नहीं अलाउ होना ना, तो टैक्स बेस जीरो, तो इसकी टैक्स बेस जीरो होती है। इन्वेंट्री ये मैंने समझा दिया। हो सकता है कि सवाल वाला आपको कहे कि जो एनआरबी का राइट डाउन किया हुआ है ना, वो टैक्स वाले नहीं मान रहे। जैसे मैंने अभी ये 200 की बात की थी, हमने इसको राइट डाउन करके 170 बना लिया, बेची नहीं है अभी, राइट डाउन करके 170 पे ले आए। हमने कितना एक्सपेंस बना लिया? 30 का। अगले साल जब बिकेंगी हम कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनाएंगे? 170। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि नहीं, इस 30 को भी मत क्लेम करो, जब बेचोगे कल को तो क्लेम कर लेना। तो टैक्स वाले कल को कितनी कॉस्ट ऑफ सेल अलाउ करेंगे? 200। हम कितनी कॉस्ट ऑफ सेल मानेंगे? तो ये कैरिंग अमाउंट है और ये टैक्स बेस। और ये कब हुआ? अगर टैक्स वाले एनआरवी राइट डाउन अभी अलाउ नहीं किया तो उस सूरत में टैक्स बेस कॉस्ट है। लेकिन अगर टैक्स वालों ने ये अलाउ कर दिया होता तो फिर टैक्स बेस वही आ जाते। ये इन्वेंट्री के सामने लिखा हुआ। ठीक है इन्वेंट्री। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट्स में सब आ गए, डेटर, लोन शोन सारे आ गए। हमने अपनी बुक्स में इसको रखा होगा आईएफआरएस 9 के मुताबिक, जबकि टैक्स वाले तो आईएफआरएस 9 नहीं लिफ्ट कराएंगे ना, वो तो उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी को एसेट मानेंगे। जैसे अगर हमने किसी को 4000 का लोन दिया हुआ है तो हमने तो उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा होगा, या हो सकता है फेयर वैल्यू पे रखा हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन टैक्स वालों ने इसको फेयर वैल्यू पे नहीं रखा होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी नहीं रखा होगा, वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट को लेके चल रहे होंगे। तो टैक्स बेस होगी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू बनती है, जबकि कैरिंग अमाउंट होगी जो एज पर आईएफआरएस 9 बनती है। प्रीपेड एक्सपेंस समझा दिया। अगर टैक्स वाले इस रिलेटेड एक्सपेंस को एक्रूअल बेसिस पे अलाउ करते हैं तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट है, और अगर टैक्स वाले इसके रिलेटेड एक्सपेंस को कैश बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं तो टैक्स बेस जीरो है। और यही बात एक्रूड इनकम के लिए भी है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इसकी क्यों कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर है? क्योंकि ये वो एसेट है जिसकी मेहनत की कमाई टैक्सेबल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। ये जो आखिरी है ना, ये समझ लें, ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इस सवाल में, कॉन्सेप्चुअली इस पे डेफर्ड टैक्स क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने 4.5 लाख को 1 साल में एक्सपेंस मानना है, जबकि टैक्स वालों ने 1.5 करके 3 साल में अलाउ करना है। तो कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनेगा ना। लेकिन IAS 12 वाली अप्रोच पे चलें तो ये मिस हो जाना है। क्यों मिस हो जाना है? क्योंकि ये कोई एसेट थोड़ी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये कोई एसेट है? नहीं, तो एक्सपेंस है, एसेट तो है ही नहीं। ये तो पहले दिन भी नहीं था एसेट। तो चूंकि ये एसेट ही नहीं है तो इसने इस अप्रोच में पकड़ा नहीं जाना था। तो इसलिए टैक्स बेस डिजाइन ही ऐसे की गई है ताकि एंड रिजल्ट अचीव हो जाए। इस पे कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए ना, लेकिन चूंकि ये एसेट नहीं है तो इस अप्रोच में इसने मिस हो जाना था। तो इसको फिर हैंडल ऐसे करना है कि ये बेशक एसेट नहीं है, लेकिन हम इसको कहेंगे कि एक जीरो एसेट है। क्यों कहेंगे ऐसा? इसलिए कहेंगे क्योंकि इस पे सारी डिडक्शन इस साल मिल गई। कितनी नहीं मिली? कब मिलनी है? ये टैक्स बेस है। तो हम इसको टैक्स बेस कहेंगे तो वो इस टेक्निक में पकड़ा जाएगा। टैक्स बेस 300 होगी और कैरिंग अमाउंट 0 होगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस, लेकिन शर्त है कि वो पे हो चुके हों, क्योंकि अगर वो अभी पेएबल हैं तो फिर मसला नहीं है, फिर वो लायबिलिटी से पकड़े जाएंगे। वो एक्सपेंसेस जो पे हो चुके हैं, मिसाल के तौर पे रिसर्च कॉस्ट, वो एक्सपेंसेस जो पे हो चुके हुए हैं लेकिन उनकी टैक्स डिडक्शन अभी फ्यूचर में मिलनी है, हमें उनको जबरदस्ती एसेट्स की लिस्ट में लाना पड़ेगा जिसकी कैरिंग अमाउंट होगी 0 और टैक्स बेस क्या होगी? जो कल को डिडक्शन मिलनी है। ये आखिरी मिसाल ये लिखी हुई है।
अच्छा, ये चीज भी बड़ी जरूरी है, मैंने कोशिश तो की है बड़ी नाप तोल के, जितनी को अंग्रेजी आती है बड़ी नाप तोल के अंग्रेजी लिखने की। टैक्स बेस वाली अंग्रेजी पढ़े। टैक्स बेस इससे मेरी मुराद क्या है? IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अगर हमने टोटल अंदाजा लगाया है, टोटल कि एक एम्प्लॉई जो 3 साल पूरे करेगा, 3 साल जो पूरे कर लेगा, उसको हम कुछ शेयर्स दे देंगे, और इसके टोटल अमाउंट का अंदाजा लगाया हमने 3 लाख। इस सारे 3 लाख को पहले साल एक्सपेंस बना देंगे, 3 साल पे फैलाएंगे ना, वेस्टिंग पीरियड पे फैलाएंगे। तो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। हम इसको एक्सपेंस बनाते चले जा रहे हैं, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं? क्रेडिट क्या हो रहा है? इक्विटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट हो रहा है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड लायबिलिटी है? नहीं, इक्विटी है। एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी क्रेडिट, ना ये एसेट्स में आया ना ये लायबिलिटीज में आया। हम इसका एक्सपेंस, आल्दो के मैंने ये बाद में पढ़ाना है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स हमने बाद में करना है। इस पे IAS की एग्जांपल भी है, एग्जाम में भी टेस्ट हो चुके हुए हैं ये, लेकिन अभी बस सरसरी सा बता रहा हूं। हमने ईयर 1 में 100 एक्सपेंस मान लिया, ईयर 2 में 100 और मान लिया। टैक्स वाले जो इनकी डिडक्शन अलाउ करते हैं ना, वो शुरू में अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं जब ये 3 साल पूरे कर लेगा ना और तुम उसको शेयर दे दोगे फिर बताना, फिर हम कर देंगे अलाउ। तो वो कब अलाउ करेंगे? और अज्यूमिंग के अमाउंट में कोई मसला नहीं है, कितना अलाउ करेंगे? 3 लाख। फ्यूचर में कितना अलाउ होगा? 3 लाख। हम ईयर 1 पे खड़े होके डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। लॉजिकली इस पे डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 3 साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, टैक्स वाले तीसरे साल में दे रहे हैं, तो लॉजिकली बनना चाहिए ना। लेकिन हम चूंकि अकाउंटिंग इसकी एक्सपेंस बनाते चले जा रहे हैं, तो इसको जबरदस्ती एसेट कहना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट 0, एक्सपेंस है, कैरिंग अमाउंट 0, टैक्स बेस कितनी? ईयर 1 के एंड पे खड़े हम 100। वैसे अगर आप डेफिनेशन सोचेंगे तो फ्यूचर डिडक्शन कितनी मिलनी है? 300, लेकिन टैक्स बेस ईयर 1 में 300 नहीं है। ईयर 1 तक क्या हुआ है? 1 साल की सर्विस रेंडर हुई है, उसके बदले कितनी डिडक्शन मिलनी है? 100 की। नहीं, वैसे 300 मिलनी है, लेकिन हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं। ईयर 1 तक जो सर्विस रेंडर हो चुकी, उसके बदले कितनी डिडक्शन मिलनी है? 100 या 300? उस 1 साल की सर्विस के बदले 100 है ना, तो टैक्स बेस में 100 आएगा। दूसरे साल टैक्स बेस में क्या आएगा? 200। 2 साल हो गए ना, तो टैक्स बेस 200। तो ये मैंने यहां समेटने की कोशिश की है कि जो अब तक हो चुका हुआ है ना, उसके अगेंस्ट जो कल को डिडक्शन मिलनी है वो टैक्स बेस है। ये एडवर्टाइजमेंट तो सारी पहले साल हो गई हुई थी ना, वो तो वैसे टैक्स वालों ने 3 साल में माननी थी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो हो गई, तो इसलिए इसको हमने 300 टैक्स बेस कह दिया था। लेकिन ये एम्प्लॉय ने सर्विसेज अभी नहीं दी, उसने सर्विस दी ही 1 साल की है, तो इसलिए उसी 1 साल की मेहनत के अगेंस्ट कल को क्या डिडक्शन मिलनी है? 100, तो टैक्स बेस 100। बाकी वो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट करेंगे ना, तो ये और वाजे होगा। ये हो गई एसेट्स की टैक्स बेसिस। और ये जो पेज 3 के एंड पे, पेज 3 के एंड पे, पेज 3 का एंड और पेज 4 का स्टार्ट, ABCDE 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये IAS की एग्जांपल्स कॉपी की है मैंने, ये हस्बे तौफीक पढ़ लेना। ये टैक्स बेसिस समझाई हुई है, वो जो मैं समझा चुका ये बस वो समझाई हुई है। लायबिलिटी की टैक्स बेस पे आता है।
फिर बता रहा हूं, ये जो टैक्स बेस का फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, क्या सोच के? आंसर 500 लाना है। तो इस 500 लाने के लिए जो भी मोड़ तोड़ करना पड़ा वो किया हुआ है। तो लायबिलिटी की टैक्स बेस क्या है? इसके भी दो हिस्से हैं। वो लायबिलिटीज जो हमने पे करनी है इसलिए लायबिलिटीज है, और वो लायबिलिटीज जिनके अगेंस्ट हमने कुछ रेंडर करना है इसलिए लायबिलिटीज है। वो लायबिलिटीज जिसके अगेंस्ट हमने पे करना है वो एक तरफ, और वो लायबिलिटीज जिसके अगेंस्ट हमने कुछ डिलीवर करना है, कुछ रेंडर करना है, वो एक तरफ। यानी एडवांस इनकम, हमें पैसे मिल गए हैं क्योंकि अभी सर्विस रेंडर करनी है, हमें पैसे क्योंकि अभी गुड्स डिलीवर करनी है, वो एक साइड, और वो सारी ऑब्लिगेशंस जो पे करनी होती हैं वो दूसरी साइड। तो लायबिलिटीज में देखिए, यही पेज 4 पे एक डब्बा बना हुआ है सेंटर में तकरीबन, कि लायबिलिटीज की टैक्स बेस कैसे निकालनी है, ये उसका फार्मूला जो आईएएस ने बताया। पेज 4 पहुंचे? बस ये आखिरी बात समेट रहा हूं, यहां तक को हजम कर लेना, फिर मैं कल इसकी कैलकुलेशन पे बात करता हूं। वो लायबिलिटीज जो इसलिए लायबिलिटी है क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने अभी कुछ गुड्स या सर्विस देनी है, वो लेफ्ट वाला पोर्शन है, और वो लायबिलिटीज जिनको हमने पे करना है वो राइट वाला पोर्शन है। जब हम लायबिलिटीज पे करेंगे तो लायबिलिटीज का पे करना खर्चे वाली बात है ना, लायबिलिटीज पे करना मतलब खर्चा होना। तो ये जो खर्चा होगा, क्या इस खर्चे को टैक्स वाले एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो जितना करेंगे वो अमाउंट, और अगर नहीं करेंगे तो जीरो। कैरिंग अमाउंट माइनस ये लायबिलिटी राइट वाला हिस्सा, टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जो कल को लायबिलिटी जब सेटल होगी, जब लायबिलिटी सेटल करने पे खर्चा होगा तो टैक्स वाले उस खर्चे को एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो जितनी अलाउ करेंगे कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट, और अगर कुछ अलाउ नहीं करेंगे तो कैरिंग अमाउंट माइनस जीरो। ये लायबिलिटी की टैक्स बेस है, इसको भी समझ लेते हैं। लेफ्ट पोर्शन बाद में देखते हैं, पेज 5 पे आ जाए। पेज 5 सबसे पहली मिसाल, लीज लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? आईएफआरएस 16 के मुताबिक टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट माइनस, कल को जब लीज लायबिलिटी सेटल होगी, यानी जब लीज पेमेंट्स दी जाएंगी, तो ये डिडक्शन मिलेगी या नहीं? सारी की सारी मिल जाएगी ना। टैक्स बेस जीरो। अगली मिसाल क्या है? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ये हमारी भी ऑब्लिगेशन है, सेटल होगी जब पे करते जाएंगे। तो अभी कैरिंग अमाउंट, टैक्स वाले इसकी डिडक्शन कब अलाउ करेंगे? ग्रेच्युटी है जैसे, जब पे करेंगे। तो कल को जब पे होगी तो ये सारी अमाउंट अलाउ हो जाएगी ना। टैक्स बेस जीरो। आगे प्रोविजंस, सेम कॉन्सेप्ट है। प्रोविजंस फॉर रिपेयर बनाई है हमने आईएस 37 के मुताबिक। एक्सपेंस बना चुके, पे नहीं किया, या पे कर दिया एक्सपेंस नहीं बनाया, पे नहीं किया ना, तो टैक्स वाले कहेंगे प्रोविजन शोविजन कुछ नहीं होती, खर्चा करोगे तो बताना। तो हमने प्रोविजन बनाई हुई है 200 की। ये 200 क्या है? ये 200 क्या कैलकुलेट किया हमने? 200 क्यों किया? 250 क्यों नहीं? हमारा बेस्ट एस्टिमेट है, हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि कल को इतना ही खर्चा होगा। तो जब उतना ही खर्चा कल को होगा तो डिडक्शन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। तो 200 माइनस 200 जीरो। वो तो बात की बात है ना, अभी तक तो बेस्ट एस्टिमेट वही है ना, तो बस ठीक है, उतना ही खर्चा होगा। तो जब उतना ही खर्चा होगा तो मिल जाएगी डिडक्शन, टैक्स बेस जीरो।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये असल में है तो एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट असल में एसेट होता है, लायबिलिटी नहीं होती, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, लेकिन इसको लायबिलिटीज में रखें आसानी है। जब मैं कल टैक्स बेस डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन सिखाऊंगा ना, तो उसको लायबिलिटीज में रखेंगे, आसानी है उसमें। तो जब लायबिलिटीज में रखेंगे तो उसकी टैक्स बेस भी जीरो, बाकी प्रोविजंस की तरह। अगली आइटम क्या है? नहीं, हमने एक फाइन पेएबल बनाया हुआ है, पेनल्टी पेएबल, एक पेनल्टी पेएबल बनाया हुआ है 400 का। कल को जब पे करेंगे तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? कोई नहीं, तो टैक्स बेस क्या हुई? कैरिंग अमाउंट। तो इसकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। कन्वर्टेबल से पहले अदर बोरिंग्स देख लें। हमने लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया हुआ हमने, फर्ज करते हैं कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो अमाउंटाइज कॉस्ट 100 रुपए ही है जो फेस वैल्यू थी। लोन लिया है हमने 100 रुपए का, लेकिन IFRS 9 में क्या था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ गई, डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम हो गया, तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में कवर होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमने 100 रुपए का लोन लिया है, कैरिंग अमाउंट आ रही है 100। जब कल को ये 100 वापस करेंगे तो उस पर कोई डिडक्शन मिलेगी? 100 वापस करने की डिडक्शन होगी? कुछ भी नहीं। कल को कितनी डिडक्शन मिलेगी? 0, 100। तो जो इसकी लोन अमाउंट बनती है ना, वो इसकी टैक्स बेस। जो लोन अमाउंट बनती है, अमाउंटाइज कॉस्ट नहीं कह रहा, जो लोन अमाउंट बनती है वो टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट अमाउंटाइज कॉस्ट पे आ रही होगी। क्या? हाँ, टैक्स बेस ये वही लोन अमाउंट होगी जो लोन था। कैरिंग अमाउंट अमाउंटाइज कॉस्ट पे आ रही होगी एज पर IFRS 9, लेकिन टैक्स बेस वो लोन अमाउंट आ रही होगी। अच्छा, कन्वर्टेबल, इसको भी हमने अलहदा से पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा बता रहा हूं। कन्वर्टेबल डेट में हम क्या करते हैं? 2 टुकड़े करते हैं, लायबिलिटी कंपोनेंट अलहदा, इक्विटी कंपोनेंट अलहदा। तो हम इस वक्त लायबिलिटी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। पढ़ा है? नहीं, मैंने कहा IAS 12 में अलग से पढ़ना है। शेयर बेस्ड पेमेंट, कन्वर्टेबल डेट, इसको अलहदा टॉपिक के तौर पे पढ़ाना है IAS 12 के अंदर। कल तो मुश्किल है, परसों वाली क्लास में। लेकिन कन्वर्टेबल डेट में जो लायबिलिटी कंपोनेंट होता है, उसकी कैरिंग अमाउंट कैसे आ रही होगी? अमाउंटाइज कॉस्ट पे, IAS 32 के मुताबिक। लेकिन टैक्स बेस वही लोन अमाउंट होगी। यानी अगर हमने कन्वर्टेबल लोन लिया है 100 का, तो हमने अपनी बुक्स में तो उसको इक्विटी और डेट में तोड़ लिया, हमने इसको 10 और 90 में तोड़ लिया, लेकिन टैक्स वालों के लिए लोन कितना है? 100। तो टैक्स बेस 100 आ रही होगी, कैरिंग अमाउंट 90 आ रही होगी, लेकिन टैक्स बेस 100 आ रही होगी। क्या हुआ? देखो, कैरिंग अमाउंट माइनस ये करके 0 तो नहीं आएगा। मैंने 0 कहां लिखा? जो आपने इससे पहले एग्जांपल कराया था 100 कैरिंग अमाउंट, ये मैंने कहा था कि आप अमाउंटाइज कॉस्ट समझे है ही नहीं, फेस वैल्यू ही है, समझाने में आसानी से, इसलिए मैंने ये कहा था। तो लोन है भी 100 का और बुक्स में भी 100 आ रहा है। कल को जब 100 वापस करेंगे तो क्या डिडक्शन मिलेगी? 0। तो टैक्स बेस भी 100। तो फिर टैक्स बेस वो है जो टैक्स पर्पसेस के लिए है। टैक्स बेस वो है जो टैक्स पर्पस, यानी टैक्स बेस नेगेटिव नहीं है। कैरिंग अमाउंट नेगेटिव नहीं होती ना, या नेगेटिव भी होती है? नहीं, या तो होती है या 0 होती है। तो टैक्स बेस भी या है या 0 है। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब टैक्स बेस 0 है। अगर ये 90 है और -100, 90 -100, आंसर अगर टैक्स बेस नेगेटिव निकल रहा है, 90 - 100, तो जो टैक्स बेस है वो 0 ही मानी जाएगी। अगर ये 100, आप ये कह रहे हैं कि अगर यहां पर आ रहा है 90 और ये तो ये क्या? क्या?
यानी कैरिंग अमाउंट अगर अमोर्टाइज कॉस्ट आ रही है और कल को आगे को माइनस करना चाहते हैं जो निकल तो ठीक है। अच्छा, असल में ना 90 बनी हुई है अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, सोचता हूं। डिविडेंड पेएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, तो जितना डिक्लेयर किया वो पेएबल आ रहा होगा। कैरिंग अमाउंट इसकी टैक्स बेस क्यों है? क्योंकि कल को डिविडेंड पे करेंगे तो डिडक्शन कोई नहीं मिलनी। डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करना कोई डिडक्टेबल अमाउंट थोड़ी है। तो कैरिंग अमाउंट माइनस 0 कैरिंग अमाउंट। और एक्रूड एक्सपेंसेस, अगर हमने सैलरी पेएबल बनाया हुआ है 100 का, पे कर दिया, एक्सपेंस नहीं बना, या एक्सपेंस बन गया, पे नहीं किया? पे नहीं किया। अगर टैक्स वालों ने इसको एक्रूअल बेसिस पे अलाउ करना होता तो कर चुके। कल को पेमेंट होगी तो फिर कितना अलाउ करेंगे? 0। लेकिन अगर टैक्स वालों ने इसको अलाउ करना है कैश बेसिस पे, तो कल पे करेंगे तो अलाउ होगा। कितना अलाउ होगा कल को? तो जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, अगर इनके रिलेटेड एक्सपेंस की टैक्सेशन एक्रूअल बेसिस पे है तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस है, और अगर कैश बेसिस पे है तो 0 है। एक्रूड एक्सपेंसेस पेएबल, अगर इनकी रिलेटेड एक्सपेंसेस की टैक्स डिडक्शन, बस आखिरी बात है, इनके रिलेटेड एक्सपेंसेस की टैक्स डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे है तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट है, और अगर कैश बेसिस पे है तो टैक्स बेस 0 है। अच्छा, और एडवांस इनकम जो है, इसका फार्मूला तो बेशक बहुत अजीब सा है। फार्मूला ये है कैरिंग अमाउंट, पेज 4 पे वापस कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जिसपे कल को टैक्स नहीं लगना। ये इतनी अजीब सी बात क्यों है? क्योंकि आंसर ये लाना है। लेकिन आप इसके चक्कर, क्योंकि एडवांस इनकम चीज ही एक है ना, तो इसलिए इसके इस फार्मूले को छोड़ें, आप मिसाल याद रख लें। पेज 5 पे आखिरी लाइन आइटम। लोग इसका भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मिसाल रख लें। अगर हमारी एक एडवांस इनकम आ रही है 100, एडवांस इनकम हो गई, पैसे नहीं मिले, या पैसे मिल गए, इनकम नहीं हुई। अगर इसकी रिलेटेड इनकम पे टैक्स वालों ने टैक्स लगाना है कैश बेसिस पे तो टैक्स बेस 0 है, और अगर टैक्स लगाना है एक्रूअल बेसिस पे तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट है। ये आखिरी वाली बात लिखी हुई। ये जो टैक्स बेसिस हैं, ये आप कर लें याद तो अच्छा है, एग्जाम में फायदा होगा। फिर इनकी जो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है, वो फिर इंशाल्लाह यहां से मैं कल बात करता हूं। ये शायद मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन बहरहाल बड़ी कीमती बात है। सही बुखारी में रिवायत है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। 3 दफा हो गया नाम। उसने पूछा उसके बाद कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। अगली क्लास में मुलाकात होगी।